स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्न इजी विथ एसके में। पिछली क्लास में हमने वर्ष 2019 का टेट पेपर का मैथ पार्ट जो है सॉल्व किया था। उसी क्रम में आज हम वर्ष 2018 के टेट एग्ज़ाम के मैथ पार्ट्स को आज सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने वर्ष 2018 के पेपर के साथ। यहाँ ये कुछ प्रश्न मैंने दिए हैं, पहले इन पे ही बात करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि एक रेखा है जो PAQ जो एक वृत्त पर बिंदु A पर स्पर्श करती है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और हमें साथ में दिया है एक कोण है CAQ, उसकी वैल्यू 70 है। ABC की वैल्यू पूछी है। तो इसके लिए हमें वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज की कुछ कंडीशंस या शर्तों पे या नियमों पे बात करनी होगी। सबसे पहला नियम तो ये है या पहली कंडीशन ये होती है कि यदि किसी वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची गई है, जैसे PAQ खींची गई है और वो बिंदु किसी त्रिभुज का एक शीर्ष है। वो बिंदु क्या है? किसी त्रिभुज का एक शीर्ष है। एक त्रिभुज दिया है ना, ये हमारा ये एक त्रिभुज दिया है, ये इसका एक शीर्ष है, ठीक है। तो इस स्पर्श रेखा द्वारा उस त्रिभुज की एक भुजा पर जो कोण बन रहा है वो कोण त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं के बीच बने कोण के बराबर होता है। तो हमारा ये कोण भी हो जाएगा 70 डिग्री। उसके बाद हमारा ABCD जो चतुर्भुज है वो है एक चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज की एक खास बात होती है कि उसके आमने सामने के जो कोण है उनका योग होता है 180 डिग्री। सम्मुख कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इसमें कौन कौन से कोण है? एक कोण है ADC और दूसरा कोण है ABC। इनका योग होगा 180। ये तो हमने निकाल ही लिया, 70 है। तो ABC यहाँ से हमारा आ जाएगा कितना? इसको उधर ले जाएंगे, ABC की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 70। तो ABC जो कोण है वो हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। तो इस प्रश्न का हमारा विकल्प A सही है। ऐसे ही हमारा दूसरा प्रश्न है 8 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 8 पेन का क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस CP, ये बराबर है 6 पेन के विक्रय मूल्य के, यानी 6 पेन का सेलिंग प्राइस SP, ठीक है। यहाँ से हम अगर SP और CP की वैल्यू का रेशो देखें तो ये आ जाएगा हमारा 8:6। यानी अगर CP 6 होता है तो SP 8 होता है। तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अगर इसके हिसाब से देखें तो प्रॉफिट हो गया 2 का। CP अगर 6 है और SP 8 है तो प्रॉफिट 2। हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट बटे CP इंटू 100। प्रॉफिट 2 है, CP 6 है, इंटू 100। तो ये हमारा 3 बार कट जाएगा, तो 100/3। और 100/3 को भिन्नात्मक रूप से लिखेंगे तो 33 सही 1/3%। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू आ गई 33 सही 1/3%, विकल्प A सही। अगले प्रश्न पर आता है, क्या कह रहा है? 2 परिमेय संख्या 3/4 और 4/20, इनके बीच की कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? 2 परिमेय संख्या है 3/5 और 4/5, इनके बीच की कौन सी परिमेय संख्या नहीं है? तो हम इनको सबसे आसान है दशमलव रूप में चेंज कर ले। 3/5 को लिखते हैं 0.6 और 4/5 को लिखते हैं 0.8। अब हमें बस ये चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्या इनके बीच की नहीं है। तो 7/10 को हम लिखते हैं 0.7, तो ये तो इनके बीच की आ गई, ठीक। 19/30 को हमें आइडिया नहीं है तो हम भाग लगा के देख सकते हैं, ठीक है। दशमलव लगा के 0 बढ़ा लीजिए, 19 सिक्के 180। तो आगे एक बार चेक कर लेते हैं। तो 0 में से 0 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 1 0 और बढ़ा लेते हैं तो ये 3 बार जाएगा 90। तो ये लगभग हमारा 0.63, ये जो वैल्यू है हमारी आ गई 0.63। 2/3 तो होता है 0.66 लगभग, है ना। और अगर बात करें 16/30 की, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 16/30 को हम क्या लिख सकते हैं? 8/15। और 15 का जब हम 8 में भाग लगाएंगे, दशमलव आगे 0 बढ़ा दो, 15×5 = 75। तो ये 0.5 से कुछ ज़्यादा आएगी। तो ये जो संख्या है लास्ट वाली 16/30, ये इन दोनों के बीच नहीं है, ये 0.6 से कम है। तो यही संख्या ऐसी है जो इन दोनों के बीच नहीं होगी। अगला प्रश्न है कि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92। 3 पेन 2 पेंसिल
और 4 रबर, इनका मूल्य कितना है जी 92 रुपये। और इसके अलावा एक कंडीशन उसने और दी है 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य, 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य, ये वैल्यू उसने हमें दी है 68 रुपये। हमसे पूछा क्या है 24 पेन का वैल्यू पूछा है। तो कैसे भी अगर ये पेंसिल और रबर खत्म हो जाए तो हमारा पेन बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये इसका 4 गुना और यहाँ इसका 4 गुना, तो हम इसमें 4 का गुणा करके इसमें से घटा देंगे। तो 4 तिया 12 पेन हो गया, ये 4 दूनी 8 पेंसिल हो गया और 4 चौक 16 रबर हो गया। और इसमें 92 में 4 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, 368 रुपये हो गया। बाकी इसमें से हम 8 पेंसिल और 16 रबर वाली वैल्यू इसमें से घटा देते हैं, उसकी वैल्यू है 68। अगर हम घटा दें इसको तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, कितना बचा 12 पेन बचा। और 12 पेन का वैल्यू हो गया 368 में से 68 गया तो 300। तो 24 पेन का इसका दोगुना हो जाएगा, 24 पेन की वैल्यू हो जाएगी 600। तो हमें 24 पेन का मूल्य पूछा उसने, 24 पेन का मूल्य हो जाएगा 600, विकल्प डी सही है। अगला एक प्रश्न है कि हम किसी त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि दिया है, यदि त्रिभुज में केवल 3 कोण दिए हैं तब नहीं कर सकते, या 2 कोण 1 भुजा दिए हैं तब नहीं कर सकते, केवल 3 भुजा दिए हैं तब नहीं कर सकते, या 2 भुजा और कोण दिया है तब नहीं कर सकते। तो इसमें हमारी केवल एक कंडीशन है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दिए हुए हैं तो हम उसकी रचना नहीं कर सकते। इसके अलावा सभी कंडीशंस में हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, तो विकल्प ए सही है। देखिए अगला प्रश्न है यदि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को 50% और 20% बढ़ा दें तो क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो जो हमारा आयत का क्षेत्रफल है वो होता है एल और बी, एल इंटू बी। लंबाई को बढ़ाया जा रहा है 50%, यानी उसे हम कर रहे हैं 100 के सापेक्ष 50 बढ़ा के 150। और जो चौड़ाई है उसको हम बढ़ा रहे हैं 20%, उसको हम 100 के सापेक्ष बढ़ा के कर रहे हैं 20, यानी 120 कर रहे हैं। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे हमारे, ऊपर 15 गुणा 12 हो गया 180 बटे 100। तो नया जो क्षेत्रफल है वो 100 के सापेक्ष हो गया 180, यानी कितना बढ़ गया 80% बढ़ गया, 80% बढ़ गया। ये हमारा सवाल क्षेत्रफल का प्रतिशत में आया, उसने पूछा है भिन्नात्मक रूप, तो 80 का भिन्नात्मक रूप बना देंगे तो 80 बटे 100 ये कट जाएगा, 2 चौक 8 2 पंजे 10, तो 4 बटे 5 गुना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। इसको 4 बटा 5 इसका बढ़ जाएगा, तो इसका विकल्प ए सही है। चलिए आते हैं अपने और कुछ प्रश्नों पर। प्रश्न दिया है कि सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसको हमें बताना है फ़ारेनहाइट के पैमाने पर। तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे भी जब भी डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाते तो फ़ारेनहाइट में ही नापता है टेम्परेचर को। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शरीर का ताप होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, तो विकल्प सी सही है। अगला एक प्रश्न दिया है एक श्रेणी दी है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर, था इसकी वैल्यू 285 है। हमें ये श्रेणी दी है 0.11 का स्क्वायर 0.22 का स्क्वायर डॉट 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 0.99 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं वो देखिए, 0.11 का स्क्वायर है, 0.22 का स्क्वायर है, ऐसे ही डॉट 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 0.99 का स्क्वायर है। तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 11 बटे 100 इसका स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा 22 बटे 100 इसका स्क्वायर, ऐसे ये 99 बटे 100 और इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर 11 गुणा 11 हो जाएगा, 11 गुणा 11 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10,000, ठीक है। ऐसे ही ये 22 गुणा 22 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10,000, सभी में नीचे 10,000 हो जाएगा, ऐसे ही डॉट 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 ये 99 इंटू 99 हो जाएगा, ऐसे ही 99 इंटू 99 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10,000। अब इसमें से हम देखिए कि जरा क्या कॉमन ले सकते हैं। ऊपर से हम अगर 11 गुणा 11 कॉमन ले लें और नीचे से ले लें 10,000 कॉमन, तो ये बचेगा 1 का स्क्वायर, ये बचेगा 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर, ऐसे ही लास्ट तक 9 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये हमें उसने दी है 285, ये हम ये लगा सकते हैं। 11 का 11 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा, इसका गुणा हम करेंगे 285 में, कितना आएगा जी 285 से जब हम इसका गुणा कर देंगे ये वैल्यू आएगी 34,485, और इसमें हमें लगाना है 10,000 का भाग। 10,000 का भाग लगाएंगे तो 4 स्थान लेफ्ट की तरफ आ जाएगा दशमलव, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.4485। इस स्थिति में हमारा विकल्प ए सही है। सवाल नंबर
9 है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में वो 3 गुनी हो जाएगी, ये पूछा है। तो ब्याज का जो सूत्र होता है साधारण ब्याज का, वो होता है PRT/100, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। पहली बार में जो राशि है वो कर दी 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब है कि उस पर जितना वो राशि थी उतनी ब्याज मिलेगी। मान लो x राशि थी तो x ही ब्याज मिली, रेट उसने दिया नहीं है, और कितने टाइम पीरियड में हो गया ये, 10 वर्ष में हो गया। 10 वर्ष यहाँ लिख लेते हैं और 100, तो इससे हमें x से x कट जाएगा, ये इससे 10 बार कट जाएगा, ये इससे 10 बार कट जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि रेट कितना है, वैल्यू रेट जो है उसका वो है 10%। अब इसी से हम इसकी दूसरी कंडीशन पे बात कर सकते हैं। अब कि हमें करना कितना है, 3 गुना करना है। 3 गुना करना है तो उसमें अगर हमारी वैल्यू x है तो 3 गुना करने के लिए उसे कितनी ब्याज मिल गई होगी, 2x की ब्याज मिल गई होगी। ठीक है, रेट अब की निकाल ली हमने 10, अब की हमें टाइम निकालना है बटे 100, तो फिर से ये 10 बार कट जाएगा, x से ये x कट जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे तो t बराबर हो जाएगा 2 गुणा 10, यानी t बराबर हो जाएगा 20 वर्ष। यानी अब 20 वर्ष बाद वो राशि हमारी 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका विकल्प हमारा ए सही है। अगला एक प्रश्न है कि 80 मीटर का एक व्यास का एक वृत्ताकार पार्क है, उसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार मैदान बनाना, तो उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखिए वृत्त के अंदर कह रहा है, एक वृत्त है उसके अंदर एक स्क्वायर बना है, ठीक है, तो इसके अगर हम अंदर स्क्वायर बनाएं, ये वृत्त के अंदर एक स्क्वायर बना है, तो इस स्क्वायर को आप देखें तो इसका जो विकर्ण होगा स्क्वायर का वो इसके व्यास के बराबर होगा। वर्ग का विकर्ण बराबर किसके होगा, व्यास के। ठीक है, वर्ग का विकर्ण बराबर होगा व्यास के। व्यास उसने दिया है कितना हमें, 80, और विकर्ण होता है a√2, यानी भुजा इंटू √2। तो यहां से a बराबर आ जाएगा 80 बटे √2। ठीक है, यह आ जाएगा 80 बटे √2। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्षेत्रफल। ये हमारा a जो है ये भुजा है, हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है a² यानी भुजा का स्क्वायर। इसको आप 2 बार लिख लीजिए, 80 गुणा 80, और नीचे √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा कितना, 40 बार, और 80 का जब हम 40 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3200। तो इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर है वो है 3200। उस वर्गाकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो होगा 3200 मीटर स्क्वायर। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक परीक्षार्थी को किसी भी परीक्षा में 240 में से 52 अंक प्राप्त हुए, उसको पाई आलेख में कितना कोण बनाएगा। तो पाई आलेख का जो कोण होता है, त्रिज्यखंड का जो कोण होता है, वो इसने हमसे पूछा है। तो उसे कितने मार्क्स प्राप्त हुए, 52। कितने में से प्राप्त हुए जी, 240 में से। और उस वृत्ताकार आकृति का कोण होता है 360 डिग्री। तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये 2 बार कट गया 120 से, 3 बार कट गया। अब ये वही कितना हो जाएगा, 2 से 52 बटे 2 है इंटू 3 है, तो 52 2 से कट जाएगा 26 बार, तो 26 इंटू 3, तो ये हो जाएगा हमारा 78 डिग्री। यानी उस त्रिज्यखंड का या उस के द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक हैं उसका जो कोण है वो है 78 डिग्री। एक प्रश्न और दिया गया है कि P का ही P% है 36, तो P बताना है। तो इसने कहा है P का P% बराबर है 36। P का P% बराबर 36 है, तो P में का की जगह गुणा कर लिया, और जो प्रतिशत है उसके लिए 100 के हमने भाग कर लिया, बराबर 36। तो P² बराबर हो गया 36 गुणा 100, P² बराबर हो गया 3600। और P निकालेंगे तो हम 3600 का वर्गमूल करेंगे, और 3600 का जो वर्गमूल होता है इसके फैक्टराइजेशन करके भी कर सकते हैं। 3600 का वर्गमूल बड़े नॉर्मल होता है तो 60 होता है। तो P की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 60। चलिए आते हैं अपने अगले कुछ प्रश्नों पर। एक सवाल दिया है कि 23 52 है, इसको प्राइम नंबर 2, 3 और 7 की पावर के फॉर्म में लिखा है, हमें x/z की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम 23 52 की फैक्टर करेंगे प्राइम नंबर के फॉर्म में। ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12। फिर 2 से काटिए, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए,
2 दूनी 4, 2 नी 18 और 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। अब ये कटेगा जी 3 से, 3 चौक 12, 2 बचे और 3 नीम 27। अब ये कटेगा 7 से, 749, फिर 7 से 7 एकम 7। तो जो 2352 हमारा नंबर है उसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, 1 2 आया है, 1 2 3 4 बार, 2 की पावर आया है 4, फिर गुणा 3 आया एक बार, 3 की पावर आया है 1, और 7 आया 2 पर, 7 की पावर आया 2। तो अगर हम उससे तुलना देखें तो उसमें 2 की पावर था x, इसमें 2 की पावर आया है 4, तो x बराबर तो हो गया हमारा 4। उसमें 3 की पावर y था, इसमें 3 की पावर 1 आया तो y बराबर हो गया 1। उसमें 7 की पावर z था, 7 की पावर 2 है तो z बराबर हो गया हमारा 2। इनको आप जोड़ लोगे तो 4 1 5 और 2 7, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 7, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि 100 के सभी समभाजकों की संख्या, भाजकों का मतलब फैक्टर, हमें इसके इवन फैक्टर निकालने हैं। इवन फैक्टर की एक वीडियो, फैक्टर्स की एक वीडियो मैं अपने चैनल पे पहले डाल चुका हूँ, आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। वैसे इसका क्योंकि छोटा नंबर है 100, तो इसके आसानी से हम इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। इवन फैक्टर 2 होगा एक तो 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ठीक है। इवन फैक्टर हमें निकालने हैं, 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, उसके बाद ये 10 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, 50 से कट जाएगा और 100 से कट जाएगा। कुल मिलाकर के इसके 6 इवन फैक्टर आएंगे। और वहाँ मैंने तरीका बताया था आपको, वो भी मैं बता देता हूँ कि हम 100 के प्राइम नंबर में फैक्टर करेंगे तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, तो ये होता है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। हमने क्या किया, सबसे पहले 100 के फैक्टर किए प्राइम नंबर के फॉर्म में, ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो जो इवन फैक्टर्स की संख्या होती है उसको हम कैसे निकालते हैं, जो इवन प्राइम नंबर आया है उसकी जो पावर है उसको तो ऐसे कैसे लिखते हैं, यानी 2 ऐसे कैसे लिखा है, और जो ऑड प्राइम नंबर आया उसकी पावर में 1 जोड़ करके गुणा कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 और ये गुणा 3, तो कितना हो गया 6 इसके इवन फैक्टर है, हमने वैसे ही गिना 6, तो विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा के कितने घन काटे जा सकते हैं। तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, उसमें से अगर हम छोटी भुजा 3 के हिस्से करें तो कितने हिस्सों में कटेगा, वो 5 हिस्सों में कटेगा। अब क्या है कि उसे हमें एक भुजा को हमने काट लिया, एक भुजा कितने हिस्सों में डिवाइड होगी, 5 हिस्सों में। बड़ी भुजा थी जो 15 सेंटीमीटर की, वो छोटी घन की भुजा थी 3 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजा को हम छोटे घन के रूप में अगर तोड़ें तो वो 5 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। और हमें क्या आकृति दी गई है, घन, और उससे हमें घन बनाने तो वो घन की जो संख्या हो जाएगी वो 5 की घात 3 हो जाएगी, यानी 5 की घात 3 होता है 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 125 घन उसमें से हम काट सकते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ये कह रहा है 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो ये शेषफल ज्ञात करने का जो सवाल है, इसके लिए भी एक वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, रिमाइंडर ज्ञात करने की, जिसमें हम टोसन मेथड द्वारा रिमाइंडर निकाला गया है। टोसन मेथड में करते क्या है कि हमें 3 की पावर 1989 में 7 से डिवाइड करना है। उसके लिए पहली चीज तो ये होती है कि दोनों नंबर होने चाहिए को प्राइम। तो हमारा 3 और 7 को प्राइम है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, और जो हर है वो हमारा कैसा है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर का जो टोसेंट होता है उसको हम निकालते हैं, 7 में से 1 घटा दीजिए, जो प्राइम नंबर है केवल उसमें से 1 घटा दीजिए, 6 आएगा। अब हमें करना क्या है, टोसेंट निकालने के बाद जो 6 आया उससे हम भाग लगाएंगे 1989 में, तो ये जाएगा 6 तिया 18, 1 बचा, फिर 6 तिया 18, फिर 9 ताना और 6 एकम 6, 3 बचा। तो जो शेष बच गया, अब हम केवल 3 के ऊपर उस शेष पावर को लगा देंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। क्या बचा हमारा सवाल, 3 की पावर 3 बटे 7। अब 3 की पावर 3 में जानता हूँ 27 होता है, 27 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 से अगर हम डिवाइड करें तो 7 तिया 21, ये कट जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो इस सवाल का जो हमारा रिमाइंडर है वो 6 होगा। रिमाइंडर थ्योरम पे या रिमाइंडर निकालने के बहुत सारे सवाल मैंने टोसेंट मेथड द्वारा रिमाइंडर निकालना और एक नॉर्मल रिमाइंडर का वीडियो डाल रखा है चैनल पे, आप लोग चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग है 2160 डिग्री, इसमें भुजाओं की संख्या। तो अंतः कोणों का जो योग होता है
वो होता है n-2 पाई बराबर, वो हमें दिया है कितनी वैल्यू, 2160 डिग्री। अब हम इसको पाई को जानते हैं कितना होता है, ये 180 डिग्री होता है। इसको हम 180 जीरो से जीरो काट देंगे, 216 में हमें भाग लगाना है 18 से, ये 12 बार कट जाएगा, n बराबर आ जाएगा 12 + 2, यानी कितना आ गया 14। तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या है हमारी 14। अगला प्रश्न देखिए, एक सिंपल सा एक जोड़ है, इनमें सभी नंबर्स के आगे इसने हाफ हाफ दे रखा है, तो 4 हाफ दे रहे हैं, तो 2 तो ये हो गया, बाकी नंबर्स को हम जोड़ लेते हैं। तो नंबर दिए इसने 1111, फिर 111, फिर 11 है और 1 है। पहले तो इन्हीं को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 2 और 1। अब इसमें जो हाफ के 4 हाफ थे उनको मिला के 2 और बन गया, तो वो इसमें और जोड़ देते हैं हम, तो 1236 इसका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प बी सही है। आते हैं कुछ और प्रश्नों पर। अगला प्रश्न है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए कंडीशन दी गई है कि a क्रॉस b का जो वैल्यू है वो होता है a² + b² - ab। तो 9 क्रॉस 10 का वैल्यू निकालना है, तो हमें इसमें वैल्यू लगा देनी है 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर माइनस 9 × 10। ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, और उसमें 100 जोड़ देंगे तो 181 ये हो गया, इसमें से 90 घटा देंगे तो 91 आ जाएगा, यानी हमारा विकल्प सी सही है। कह रहा है एक्स व वाई दो शून्येतर वास्तविक संख्या है, यानी शून्य नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो उस स्थिति में हमें x² + xy + y² की बात करनी है कि वो किस तरीके का होगा, हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक, एक्स वाई के कुछ मानों के लिए शून्य हो सकता है, या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। इस प्रश्न में हमारा वैल्यू जो है हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि संख्या जो है वो शून्यतर नहीं है, शून्य के अलावा कुछ और है, और यहाँ स्क्वायर लगे हुए तो वो संख्या हमेशा धनात्मक ही प्राप्त होगी, तो विकल्प ए सही है। संलग्न चित्र में हमें बताना है कि जो चौथा वाला चित्र बनाया गया है उसमें जो स्टार लगा है उसकी वैल्यू क्या है। तो हम इसके पैटर्न को कंसीडर करते हैं कि भाई पैटर्न क्या है। देखिए 4 और 3 7 है, यहाँ भी 6 और 1 7 है, तो या तो आप ये देख लीजिए दोनों को यहाँ जोड़ लीजिए, यहाँ से जोड़ लीजिए आधा, या फिर इन सभी नंबरों को जोड़ लें, जैसे 4 और 3 7, 7 और 6 13 और 1 14, उसका आधा कर दीजिए। 3 और 2 5 और 4 और 1 5, 5 और 5 10 हो गया, उसका आधा कर दीजिए। ऐसे ही 8 7 15, 9 और 6 15, 15 15 हो गया 30, उसका कर दीजिए आधा। ऐसे ही 6 और 5 11, 7 और 4 11, 11 और 11 22 हो गया, उसका कर दीजिए आधा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 11। तो विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है कि भाई a की पावर b बराबर 125, तो जो 125 होता है वो होता है 5 की घात 3, 5 की घात 3, और अब हमें क्या करना है उसका रिवर्स निकालना है, b की पावर a निकालना है, तो हमें निकालना है 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5, 3 गुणा 3 गुणा 3 हम 5 बार करेंगे, तो ये हमारा होता है 243, तो विकल्प ए सही है। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से व्यक्त होने वाली सबसे छोटी संख्या, तो इसमें 4 ऑप्शन है। सबसे पहले ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं, ए और डी वाला, क्योंकि ये दोनों नंबर 3 से नहीं कटेंगे, ठीक है। अब 2 ऑप्शन बचे, इनमें ये दोनों संख्याएं, ये संख्या जो है इसका दोगुना कर देंगे तो ये संख्या प्राप्त होगी, तो यानी अगर ये भी कटेगी तो ये भी कटेगी 1 से 10 तक सभी पर, और हमें कौन सी कंसीडर करनी है, छोटी वाली, विकल्प सी सही है। चलिए आते हैं अपने अंतिम कुछ प्रश्नों पर। ये दिया है कि यदि 4/8/2017 को शुक्रवार था तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे कहा है इसने 61 दिन बाद, 61 दिन बाद का मतलब है हमसे बात कर रहा है 62वें दिन की। 61 दिन बाद का मतलब है हमसे बात कर रहा है 62वें दिन की। 62वां दिन जो है वो कौन सा दिन होगा। तो देखिए 62 को हम पहले इसके सप्ते में डिवाइड कर देते हैं, तो 62 को अगर हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 8 56 पूरा पूरा चला जाएगा, 6 दिन बचे, यानी 8 हफ्ते तो पूरे निकल गए, बाकी कितने दिन बचे, 6 दिन बचे। अब आप शुक्रवार में 6 दिन जोड़ दीजिए, तो शुक्रवार में अगर हम 6 दिन जोड़ेंगे तो अगला 6 दिन बाद आ जाएगा हमारा बृहस्पतिवार, तो इस प्रश्न का विकल्प ए सही है, बृहस्पति। देखिए अगला प्रश्न है 26 दिए गए चित्र में ए बी और सी डी जो है वो तो पैरेलल है, हमें y और x का डिफरेंस बताना है। सबसे पहले देखिए एक सीधी लाइन है, तो अगर ये एंगल 110 है तो एक सीधी लाइन पे या एक सीधी रेखा पे 180 बनता है, तो ये एंगल बचा हमारा 70 डिग्री। ऐसे ही ये 120 है तो इस सीधी लाइन पे ये एंगल बचा हमारा 60 डिग्री। अब ये कोण y और ये इसके बराबर होगा, तो हमारा y बराबर होगा यहाँ पे कितना 70 डिग्री का, और x बराबर होगा 60 डिग्री के, तो कोण x बराबर हो जाएगा हमारा कितना
60 डिग्री। इनको संगत कोण कहते हैं। संगत कोण y जो है वो 70 के बराबर होगा और x जो है वो 60 के बराबर होगा। हमसे पूछा क्या, y और x का डिफरेंस, तो ये 70 माइनस 60 ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा 10 डिग्री का। तो 10 डिग्री में विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है कि यदि दुकानदार एक वस्तु को 390 रुपये में बेचता है और उससे कितने परसेंट का लाभ मिलता है, 20% का, तो हमें उसकी इनिशियल वैल्यू या क्रय मूल्य बताता है। इसका मतलब यह है कि हम जो दुकानदार वस्तु को बेच रहा है, वस्तु का मूल्य मान लीजिए x रुपये है, तो वो उसकी 120% वैल्यू पे बेच रहा है, सही है। और 120% वैल्यू किसके बराबर है जी, 390 रुपये की, 390 के बराबर है 120%, क्योंकि 20% का लाभ लेके बेच रहा है ना। तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ये 0 से एक 0 काट देंगे हम, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 390 गुणा 10/12। हम 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12, ये भी कट जाएगा। 390 गुणा 5/6, 6 से हम 390 को काट सकते हैं, तो 6 छिंग 36 और 6 पंजे 30, तो गुणा कर लीजिए। 65 का 5 में 55 25, 2 हासिल लगे, 5 छिंग 30 और 2 32, यानी उसका जो इनिशियल वैल्यू था वो था 325 रुपये। 325 रुपये की थी और उसको 20% लाभ लेके 390 पर बेच रहा था। उसका आंसर सही है 325। हाँ जी, अगला सवाल है, किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर के 65,000 हो जा सकती है, जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में बताइए। तो वृद्धि कितनी हो गई जी, 5,000 की, 60,000 से 65,000 हो गई। और इनिशियल वैल्यू, इनिशियल जनसंख्या कितनी थी, 60,000, और इसका हमें निकालना प्रतिशत में, इसको हम हल कर लेंगे। 3 जीरो से हम ये 3 जीरो काट दिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट के ऊपर हो गया 10 पंजे 50/6। इसको आप सही बटे में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 सही 2/6, ये हो जाएगा हमारा 8 सही 2/6, 2 से इसे काट दी तो 8 सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प हमारा सी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये कह रहा है 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति किलोग्राम चावल खाएंगे। तो ये वर्क एंड टाइम वाला एक रिलेशन होता है, एक MDH फॉर्मूला होता है इसमें, MDH। अगर वर्क भी दिया हो तो वर्क का हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो जब 2 कंडीशन दी होती हैं तो M1 D1 H1 W1 कर लेते हैं, M2 D2 H2 W2 कर लेते हैं, इनको बराबर करते हैं। तो देखिए इसमें हम बात करते हैं, 40 व्यक्ति थे तो मैन पावर है हमारी 40, तो M1 का मान 40, कितने दिन का था, 30 दिनों का, तो D1 हो गया हमारा 30। अब इसमें आवर्स का दिया नहीं है तो हम आवर्स को यहाँ से H जो है यहाँ पे घंटे होते हैं, तो इनको हम यहाँ से हटा लेते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। बाकी जो चावल खा रहे हैं उसको हम W की तरह कंसीडर कर लेते हैं। कितने चावल खा रहे हैं, 200 किलोग्राम। अब हम आ जाते हैं राइट पे, M2 30 व्यक्ति हो गए बाद में। अब हमसे पूछ रहा है दिनों की संख्या, तो D2 हमें कैलकुलेट करना है, और कितने चावल खाते हैं जी, 500 किलोग्राम। तो अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, 500 किलोग्राम। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट के, 1 जीरो से 30 से 30 ही कट गया पूरा, तो ये बचा 40/2, और यहाँ पे बता D2/5, तो यहाँ से ये से 20 बार कट जाएगा, और D2 बराबर हो जाएगा 20 गुणा 5, तो ये D2 बराबर आ जाएगा हमारा 100 किलोग्राम। D2 बराबर आ जाएगा हमारा 100 डेज, यानी वो 100 दिन में 500 किलोग्राम चावल खा पाएंगे। विकल्प बी सही है। अब लास्ट प्रश्न पर आते हैं, ये कह रहा है एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो 16 और 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की सबसे खास बात एक तो ये होती है, मान लीजिए हम इस तरीके से समचतुर्भुज बनाते हैं, एक विकर्ण तो दिया है इसमें हमारा 16, तो बड़ा वाला विकर्ण हम जो है वो मान लेते हैं 16, और जो छोटा वाला विकर्ण है उसको हम मान लेते हैं 12, ठीक है। समचतुर्भुज की खास बात ये होती है, एक तो ये 90 डिग्री पे इसके विकर्ण काटते हैं, 90 डिग्री पे, और जहाँ ये विकर्ण काटते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी ये विकर्ण अगर हमारा पूरा 12 है तो ये हिस्सा हो गया 6 और 6 ही हो गया ऊपर, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमारी हो गई 6। ऐसे ये पूरा विकर्ण 16 है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो हमारा नीचे वाला हिस्सा कितना हो गया 8। अब ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की कंडीशन होती है कि जो 2 भुजाएं छोटी हैं उन भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो इसके कर्ण के
वर्ग के बराबर होता है, कारण उसका ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो आधार मान लीजिए इनमें से कोई भी 6 या 8, उसका स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर, और ये कर्ण है इसमें ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये 64 प्लस 36, ये टोटल हो जाएगा 100। ए बी बराबर हमारा हो जाएगा कितना, ए बी बराबर हो जाएगा √100। 100 का √ वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या है, यही हमारे इस समचतुर्भुज की भुजा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। तो उम्मीद है कि टेट वर्ष 2018 के प्रश्न पत्र का जो गणित पोर्शन आज हमने यहाँ हल किया है वो आप सभी को आसानी से समझ में आया होगा और सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। यदि किसी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।